नमस्कार, मैं हूं अरविंद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाता है और ये कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखा एक उम्दा शो होस्ट कर रहे हों, तो लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि कानूनन इंसाफ पाने में आप उनके लिए बेहद मददगार साबित हो सकें और बेहद आम शिकायत जो कानून पड़ती है, उन तरह की शिकायतों पर क्या कानूनी स्टेप लिया जा सकता है, किस तरह का सही तरीका है, और अगर पेचीदगियां हैं तो वो सही तरीके से कैसे उसको सॉल्व किया जाए। इन सब पर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम में। और आज लीगल हेल्पलाइन में आज हम डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा को लेकर बात करेंगे कि इसको लेकर किस तरह से रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, किस तरह की दिक्कतें इसमें आती हैं, और जो सबसे बड़ा कारण सामने आता है इसको लेकर वो कारण कौन सा है, कौन सी जो है कहीं ना कहीं एक ध्यान देने की जरूरत है घरेलू हिंसा को लेकर। ये आज का हमारा सवाल है कि घरेलू हिंसा को लेकर क्या है कानूनी प्रावधान। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उनके जरिए आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ी या किसी और तरह की कोई समस्या हो वो आप सवाल कर सकते हैं, उसके तमाम पहलुओं को हमसे जान सकते हैं। तो आज घरेलू हिंसा को लेकर हम बात करेंगे कि क्या है इसको लेकर कानूनी प्रावधान। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि क्या है ये कानूनी प्रावधान, किस तरह से ये अस्तित्व में आया और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज इसका किस तरह से होता है। इन सब पर जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ कुलदीप बैसोया, अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट, वो हमारे साथ हैं, जो इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो सब कुछ जानकारी हमें देंगे। कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस अगर कानून के बारे में हम बात करें, किस तरह से ये अस्तित्व में आया। जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा इस ईपीएन चैनल को कि आप इस तरह का प्रोग्राम चलाते हैं, जिससे कि हमारे देश के लोगों को हमारे कानून को समझने में सहायता मिलती है और कानून पे विश्वास बढ़ता है। हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये हमारा 2005 में ये अस्तित्व में आया था। इससे पहले कानून नहीं था। इस कानून के तहत हमारे जितने भी देश में महिला घरों में जो रहती हैं उनके खिलाफ अगर किसी भी तरीके की हिंसा होती है, जैसे मारपीट वगैरह, गाली गलौज और बहुत से मानसिक प्रताड़ना उन्हें दी जाती है, तो इसके खिलाफ उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है इस कानून में दिए गए हैं और वो इनको कैसे बचाया जा सकता है इन कानून में, वो इसमें बताया गया सारी चीज़ें। कुलदीप जी, थोड़ा सा और हम बेहतर तरीके से आपसे जानना चाहेंगे कि इस घरेलू हिंसा की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, मारना पीटना, ये क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं कि उससे आप कहेंगे कि हाँ ये घरेलू हिंसा है और जो पीड़ित पक्ष है वो अपना गुहार जो है कानून के जरिए लगा सकता है। देखिए, सबसे पहले इसमें आता है कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ढंग से बर्ताव नहीं करता है, गाली गलौज करता है और उसे एक प्रॉपर मेंटेन उसका जो होना चाहिए वो नहीं करता है या प्रॉपर खर्चा उसे नहीं दिया करता है, तो इसमें सबसे बड़ी वो घरेलू हिंसा में आती है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हैं और उनका प्रॉपर वो ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर अच्छा सा बिहेव नहीं कर रहे हैं, तो वो भी घरेलू हिंसा में आती है। किसी भी तरह की हिंसा, मानसिक हिंसा हो एक घर के अंदर अगर वो हो रही है, तो सब डोमेस्टिक वायलेंस में ही कवर होते हैं और ये जो कानून है उन्हें प्रोटेक्ट करता है इस चीज़ पे। कुलदीप जी, अगर इसका जानकारी हो जाए, अगर इस प्रोग्राम के जरिए ही अगर लोगों को जानकारी हो गई कि इसके लिए एक कानून है, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो पीड़ित हो रहे हैं या फिर अत्याचार उन पर हो रहा है, हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के जरिए उन तमाम पहलुओं को सामने रखा जाए और ये एक हम मैसेज दें कि अगर वो पीड़ित पक्ष है तो वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। किस तरह से पीड़ित पक्ष इसका फ़ायदा उठा सकता है, कानूनी सहायता ले सकता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। इसमें सबसे पहले इसमें अगर किसी के साथ घरेलू हिंसा होती है
तो वो एक रिटर्न में कंप्लेंट देके बट बेसिकली कोर्ट जा सकता है। कोर्ट में एक स्पेसिफिक कोर्ट बनाई गई हैं जिन्हें महिला कोर्ट कहते हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ही बैठी हुई हैं। तो उनमें एक अपनी लिखित शिकायत या लिखित मुकदमा वो ला के डाल सकते हैं और उसके बाद कोर्ट इसमें एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करते हैं जो पर्सनली जाके विजिट करती है जगह पे और देखती हैं कि जो बातें उस पिटीशन में लिखी गई हैं वो सही हैं या नहीं। अगर वो सही होती हैं तो कोर्ट उस पर डेफिनेटली आगे नोटिस करता है और उनको अक्यूज़ करता है और आगे मुकदमा चलता है। जी, हमारे साथ सुरेश पाल जुड़ गए हैं कुलदीप जी। इस प्रोग्राम में हम कॉल भी लेते हैं और कॉलर जो है अपनी किसी भी तरह की कोई समस्या प्रॉब्लम हो वो सीधे तौर पर जानकारी लेते हैं। सुरेश पाल जी, अपना सवाल पूछिए। जी, हम सुरेश पाल बोल रहे हैं सर। सर, हम ये कहना चाहते हैं हमारे चचा और चचेरे बाबा की रजिस्ट्री आके मियाँ हुई थी। सुरेश जी, पहले आपसे निवेदन करूंगा टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और फोन पे ही बातचीत सुन के आप अपना सवाल रखिए, बताइए। जी, हम ये कह रहे थे हमारे चचा और चचेरे बाबा रजिस्ट्री आके में कराए थे तो वो बंटवारा हुआ तो वो उन्होंने प्लाट नहीं दिया, पुलिस थाना हुआ, केस अब वो चल रहा 2-3 साल हो गए। उनका लड़का बाबा का खत्म हो गया एक्सीडेंट में और वो भी छुटा के रहे तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं और वो परिवार के घर ही के हैं, वो दबंगई ज्यादा करते हैं। वो औरत अकेले रह गई, 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो वो इतना परेशान है। यही लखनऊ में मुन्नी बिहार थाना ठाकुरगंज लगता है और उनको न्याय निर्णय नहीं मिलता है सर। ठीक है सुरेश जी। कुलदीप जी, बंटवारे का ये मसला है, किस तरह से ये कानूनी सहायता ले सकते हैं? इसमें एक्चुअली थोड़ा सा ये क्लियर करना रह गया कि ये जो बंटवारा में उसमें इन्हें चाहिए कानूनी सहायता या फिर अगर इनके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है उसमें नहीं चाहिए। हालांकि मैं दोनों बता देता हूँ। अगर इनके जो बताया अगर इनके साथ कोई घरेलू हिंसा हो रही है तो जो नज़दीकी इनकी जो जुडिशियल में जो कोर्ट लगती है उसके पास ये जा सकते हैं और उसमें अपनी लिखित एक शिकायत दे सकते हैं और वहाँ इनकी अब सुनवाई की जाएगी और जो उसमें दोषित होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और रहा सवाल सिविल मुकदमे का, तो उसमें भी इनके पास एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि अपने सिविल कोर्ट में जाके प्रॉपर एक अच्छी अटेंडेंस करें और वहाँ जाके कंसल्ट करें और वहाँ से इन्हें अच्छा एक वो गाइडलाइन मिलेगी जहाँ से करके अपना मुकदमा फाइल कर सकते हैं। चलिए सुरेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस सलाह से आपको कहीं ना कहीं एक फ़ायदा मिलेगा और हमारी फ़ोन लाइन खुली हुई है। लगातार दर्शकों को बता दें वो किसी भी तरह की समस्या के लिए, कानूनी सहायता के लिए सीधे तौर पर हमें कॉल कर सकते हैं। और आज हम लीगल हेल्पलाइन में डोमेस्टिक वायलेंस पर बात कर रहे हैं। तो लगातार कॉल आ रही है। सलीम अगले जो है हमारे दलीम कॉलर हैं, वो जुड़ गए हैं, दर्शक जुड़ गए हैं। दलीम, क्या सवाल है आपका? चलिए, दलीम से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया, फिर से हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो कुलदीप जी, हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक हिंसा को लेकर, घरेलू हिंसा को लेकर। अक्सर जो एक घरेलू हिंसा को लेकर दिमाग में बना रहता है कि अगर घरेलू हिंसा है तो महिला के खिलाफ ही जो है महिला किसी के खिलाफ ये दायर कर सकती है। महिलाओं पे क्या ये लागू हो सकता है किसी कंडीशन में, ऐसी भी कोई नियम कानून? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं बताना चाहूँगा इसमें कि एक्ट में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें महिलाओं के खिलाफ ये एक्ट जा सकता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2010 की गाइडलाइंस के बाद में कुछ जगहों पर इसमें हम महिलाओं को भी अक्यूज़ कर सकते हैं। एक विशेष परिस्थितियां हैं, अगर वो वहाँ पे हैं तो उसमें महिलाओं के खिलाफ भी ये कानून प्रोटेक्ट करता है उन्हें और उन्हें अक्यूज़ किया जा सकता है। और इसमें एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, माइनर से मेरा मतलब है अगर उनकी उम्र 18 साल से कम है तो एक अगर मेल चाइल्ड है तो भी वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इसे प्रोटेक्ट करेगा। अर्चना अगली कॉलर दर्शक हमारी जुड़ गई हैं। अर्चना जी, अर्चना क्या सवाल है आपका? हेलो जी अर्चना, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर, हम ये जानना चाहते थे कि जैसे हमारे मामा जी की जैसे प्रॉपर्टी है तो उसमें हमारी मम्मी हिस्सा ले सकती है क्या? ठीक है, हेलो ठीक है। हम कुलदीप जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट दिल्ली। कुलदीप जी जवाब दीजिए। हाँ, जो उनका सवाल है, जैसे कि आपकी मदर की जो प्रॉपर्टी, आपके मामा की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपकी मदर का
शेयर बनता है नहीं बनता, तो डेफिनेटली बात है कि आपकी मदर का शेयर उसमें बनेगा, पर उसमें एक सोचने वाली बात है कि जो आपकी जो मामा की प्रॉपर्टी है वो उन्हें कैसे मिली है, उन्हें सेल्फ अक्वायर्ड है या एसेंशियल प्रॉपर्टी है। सेल्फ अक्वायर्ड से प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने खुद ने वो प्रॉपर्टी बनाई है, खुद ने वो प्रॉपर्टी अर्न करी है, तो शायद उसमें नहीं मिल सकता उन्हें। लेकिन अगर एसेंशियल प्रॉपर्टी है, जैसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी उन्हें ट्रांसफ़र हुई है या उनके अपने पिताजी से या अपने ताऊ से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो उनमें उनका माँ का हक बिल्कुल बनता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस जवाब से आपको कहीं ना कहीं एक लीगल सहायता मिली होगी। बाकी अगर और भी डिटेल में आप चीज़ें अगर जानना चाहती हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लीगल हेल्पलाइन के जितने हमारे मेंबर्स हैं वहाँ पे आप जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उनके ज़रिए आप संपर्क कर सकती हैं। बाबूलाल अगले दर्शक हमारे जुड़ गए हैं हमारे साथ। बाबूलाल जी, क्या सवाल है आपका? बाबूलाल जी, अपना सवाल पूछिए। बाबूलाल जी, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए, इन तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, जुड़ेंगे हम इनसे फिर से। तो आज हम लीगल हेल्पलाइन में डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा पर बात कर रहे हैं कि किस कंडीशन में ये लागू होता है और क्या परिस्थितियां बनती हैं कि आप जो है इसकी लीगल सहायता आप ले सकते हैं। उसी की जानकारी के लिए कुलदीप जी हमारे साथ हैं, जो एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। कुलदीप जी, इस पर हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। अगर बच्चों को भी आपने बताया कि इसमें वो माइनर जो है वो शामिल हो सकते हैं, मेल को लेकर किस तरह की इसमें कंडीशंस हैं? क्या सबके लिए एक ही नियम है या फिर अलग अलग कंडीशन में कुछ नियम बदलते भी हैं? नहीं, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अगर माइनर बच्चा है तो वो फाइल कर सकता है, अगर वो मेजर है तो एक मेल मेंबर इस में फाइल नहीं कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को। ये ओनली महिलाओं के लिए बना हुआ है, तो इस वजह से इसमें कुछ बाउंडेशंस हैं इस लॉ में, इस वजह से। ठीक है। इसमें अगर कुलदीप जी हम ये जानना चाहें कि अगर किसी को ये पता चलता है और उसके पास अगर ये जानकारी आती है, चाहे दूसरे जरिए से या फिर हमारे शो के जरिए, किस तरह से वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, क्या सावधानियां दे सकता है? देखिए, अगर किसी और के जरिए कोई कंप्लेंट आती है कि किसी घर में कोई कुलदीप जी, माफ कीजिएगा, राजेश एक हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, पहले उनको ले लेते हैं, फिर इस पर हम इसका जवाब लेंगे। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। हम सर, मेरी एक समस्या है, मैं इस समस्या से आपसे समाधान लेना चाहता हूँ। जी जी, बताइए। मैं लीवर का पेशेंट हूँ। हेलो जी जी, मैं लीवर का पेशेंट हूँ। मैं इसमें बहुत अपने बीमारियों से ग्रस्त हूँ। मैं बैंक से लोन लिया था, तो मेरे कुछ कर्ज ज्यादा हो गए, कुछ कर्ज बाकी हैं। मैं पैसे जमा नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए बैंक वाले बड़े परेशान करते हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उन लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। तो आपसे मैं जानकारी सलाह लेना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ जो कि मेरा कुछ उद्धार आप लोग के मार्फत हो सके। जी, आप कभी अभी कहीं काम करते हैं? सर, मैं काम कर रहा था, मैं बैंक में जनरेटर लगाता था। अच्छा, ठीक है। 14-15 लाख रुपए लिया था, तो मैं पैसे जमा करके मैं 2000 में हमारी बहुत सुरक्षा है। मैं लीवर पेशेंट हो गया, समझ रहते रहते बेहोशी हो जाती है, जिससे मेरे काफी पैसे इन्वेस्ट हो गए। मेरा 3 साल का बालक है और पत्नी है। अभी आप कहीं काम नहीं करते हैं? अभी आप कहीं काम नहीं करते हैं? सर, अभी के काम क्या करते हैं, 2 जगह जनरेटर लगे, उसी के मेरी वाइफ भी देखती, मैं भी देखता हूँ। और सर, थोड़ा जाने वाने में दिक्कत है, कहाँ भी हो जाए, कैसे गिर जाए, इधर से जाने में थोड़ा दिक्कत होती है। कुलदीप जी, ऐसी स्थिति में इनके लिए कोई रास्ता? सर, थोड़ा सा मैं एक्चुअली पहले तो समझ ही नहीं पाया कि क्या जानना चाह रहे हैं जी। इनका ये कहना है कि इन्होंने कभी लोन लिया था, पेशेंट है ये लीवर के, और अब वो जो है पैसा इस कंडीशन में नहीं है कि वो पैसा चुका पाए और बैंक वाले उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी तरह की कोई कानूनी सहायता या फिर कुछ किसी तरह की? ऐसी स्थिति में बैंक्स के अलग अलग गाइडलाइंस है। अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जिससे कि जो लोन लेने वाला है वो लोन चुका नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि उसके पास वर्तमान में भी पैसा नहीं है, तो वो एक गाइडलाइंस है उनकी कि वो कुछ समय दे सकते हैं कंज्यूमर को कि वो अपना पहले ओके हो जाए, उसके बाद वो पैसा अरेंज करें और पेमेंट कर दें। ठीक है, तो आपको एक वक्त मिल सकता है कानूनी तरीके से, वो आप हासिल कर सकते हैं। हरत सिंह अगले हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, एक सवाल उनका भी लेते हैं। जी हरत सिंह जी, बताइए। जी सर, जैसे आप घरेलू हिंसा की तो आप ये मतलब कह रहे हैं, जैसे उल्टा मतलब जो है कोई मतलब उत्पीड़न कर रहा हो, जैसे लड़के ही पक्ष को मतलब झूठे इल्जामों से, तो सर उसके लिए कोई कानून है या नहीं है? मतलब सब मतलब विपक्ष नहीं है सब कानून?
ठीक है, ये सवाल ज़रूरी भी हो जाता है, जैसा कि हमने थोड़ी सी बात की भी इस पे, ये वो उसका जवाब जानना चाह रहे हैं कि अगर उल्टा यानी अगर मेल के साथ ही अगर इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो क्या कानून है? अगर मेल के साथ कोई ऐसा इस तरह की घटना घट रही है किसी भी घर में, तो उनके पास भी पूरी कानूनी सहायता लेने का पूरा हक है और वो चाहते हैं कि उनका बनता है लेना। उसके लिए आप एक अपनी रिटर्न में कंप्लेंट अपने नज़दीकी थाने में आप जाके दे सकते हैं और इंतज़ार करें कि वो उस आपकी कंप्लेंट पे ज़रूर कार्रवाई होगी। चलिए, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। कुलदीप जी, इसमें एक और सवाल उठता है कि क्या घरेलू हिंसा की अगर बात हो रही है तो रिश्ते में बंधना कोई ज़रूरी है तभी घरेलू हिंसा जो है वो लागू होगा, या फिर जो भी एक एरिया का या प्रोमाइसिस का जो इससे जुड़ा हुआ सवाल है उसका क्या क्राइटेरिया बनता है? बिल्कुल सही बात आपने पूछी है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर घरेलू हिंसा में एक रिश्ते में होना ये ज़रूरी नहीं है। जो एक ज़रूरी चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगा। एक ज़रूरी चीज़ है कि एक सेम प्रमाइसिस में आप एक सेम घर में होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और उसमें आपके रिश्ता किसी के साथ मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर किसी कोई घर में कोई मेड काम कर रही है और उसके साथ अगर कोई बदतमीज़ी होती है या कुछ हिंसा होता है, कुछ मार पिटाई होती है, तो वो अपने मालिक पे जिनके यहाँ मेड काम कर रही है वो इस पे कंप्लेंट फाइल कर सकती है। एक बात और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल हमारे देश में लिव इन का बहुत चलन चल गया है, तो उसमें जो लिव इन में जो लोग रहते हैं, तो जो फीमेल मेंबर हैं उस लिव इन में, तो ये जो कानून है ये उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पहले अपना जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उनके साथ जिनके साथ वो रह रहे हैं तब ये कानून काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रहते हैं और उनके साथ कोई बदतमीजी या कोई हादसा या कोई भी हिंसा किसी भी तरीके की हुई है, तो वो इस कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, इस पर जुड़े और भी कुछ पहलुओं को हम आपसे समझेंगे। एक और दर्शक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, रतलाम से हजरत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए, क्या है सवाल आपका? सर, वो मैं इफ्फापुरी रतलाम में नौकरी करता था। इफ्फा फैक्ट्री रतलाम में नौकरी करता था मैं। ठीक है, मेरे को कंपनी ने बाहर कर दिया था, तो मैंने लेबर कोर्ट में केस लगाया था, तो यहाँ से केस जीत गया मैं। क्या चाहते हैं फिर आप ऐसे? यहाँ लेबर कोर्ट से केस जीत गया, तो कंपनी ने यहाँ का आदेश नहीं माना और इंदौर में मतलब उन्होंने मतलब अपील कर दी और वहाँ से अभी तक फैसला नहीं हुआ। 2-3 साल हो गए, फैसला हो नहीं रहा है और अंतिम फैसला करके तारीखें बढ़ती जा रही है और अभी 4,500 रुपये मेरे को भरण पोषण का मिल रहा है। सर, थोड़ी आपकी तरफ से कोई हेल्प हो जाती तो 8-10 हजार रुपये अगर मिलने लगता मेरे को, तो भले केस चलने दो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मतलब थोड़ा पैसे बढ़ जाए वहाँ से, तो मेरे को थोड़ा घर परिवार चलाने में, बच्चों को बड़े करने में थोड़ा ये। ठीक है कुलदीप जी, कुछ और जानना है इनसे जवाब देने नहीं के लिए? मैं समझ गया। एक्चुअली इनके पास ऑप्शन है, जैसे इन्होंने बोला कि इनका केस इन्होंने फाइल किया और वो निचली अदालत में जीत गए, बट कंपनी वाले उसमें अपील में चले गए हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपील में गए हैं तो निश्चित ही अगर वो नीचे से जीते तो ऊपर भी जीत जाएंगे, उन्हें न्याय मिलेगा। और दूसरी बात जो कि ये कह रहे हैं कि इन्हें एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस इन्हें दिया जा रहा है जब तक कि केस हो चलता रहेगा। तो अब इनकी समस्या ये कि उनका जो मेंटेनेंस है वो बढ़ा दिया जाए, इनका ये मानना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जिस कोर्ट से ये मेंटेनेंस डिसाइड हुआ है उसी कोर्ट में दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ये अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनसे गुजारिश कर सकते हैं कोर्ट से कि इस जो मेंटेनेंस है इसको बढ़ा दिया जाए। तो प्रॉब्लम जो प्रोसेस है वो फॉलो होके ऑब्वियसली ये जो है मेंटेनेंस का बढ़ा दिया जाएगा। इनके पास एक ऑप्शन है। ठीक है, तो हजरत उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिला होगा और इस तरीकों का आप अगर फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बेहतर तरीके से कानूनी सहायता आप ले पाएंगे। रीना कानपुर से अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका भी सवाल है। जी रीना, अपना सवाल रखिए। रीना, अब तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, रीना अभी फिलहाल नहीं है। तो आज हम लीगल हेल्पलाइन में बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की कि क्या कुछ इसके जो है तमाम तरह की चीज़ें सामने आती है, किस कंडीशन में घरेलू हिंसा अप्लाई होता है और किन किन पर लागू होता है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अगर आपको पता चलता है तो। और कुलदीप हमारे साथ, कुलदीप बसोया बने हुए हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट दिल्ली। कुलदीप जी, अगर हम इसकी सावधानियों की अगर बात करें या फिर कोई अगर इस कानून का दुरुपयोग करता है वो किस तरह से सामने आया है? देखिए,
कुछ लोग देखा है, मैंने खुद पर्सनली भी देखा है कि इस कानून से बचने के लिए वो कुछ ऐसी चालें चलते हैं, जैसे कि इस कानून का बेसिक फंडा है कि एक छत के नीचे रहना एक बहुत ज़रूरी इसमें है, कॉज है कि अगर वो एक छत के नीचे हैं, एक साथ वो रह रहे हैं, तभी ये कानून काम करेगा। कुछ लोग ऐसा होता है कि इस कानून से बचने के लिए वो अपना जो रेसिडेंशियल है वो चेंज कर देते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं, आसपास चले जाते हैं, कहीं और दूसरी जगह चले जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से आते हैं, प्रॉपर वो जो भी उन्हें हिंसा जिस तरह की करनी है, जिससे प्रताड़ना उन्हें करनी है, वो करते हैं, वो आके चले जाते हैं। तो उस चीज़ में इस कानून का थोड़ा सा वो फ़ायदा उठा जाते हैं कि वो उसमें कवर नहीं हो पाते। लेकिन मैं कहना चाहूँगा उनके पास भी वो ऐसा नहीं है कि वो बच जाएंगे कानून से, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। वो एक पर्टिकुलर कंप्लेंट बनाए थाने में लिख के, इसकी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ये एक चीज़ कवर नहीं होती है, लिहाजा इस पे एक सेपरेट शिकायत थाने में जाके दे सकते हैं, उस पर डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जी, कार्रवाई में कुलदीप जी किस किस तरह की चीजें होती है? अगर कोई पीड़ित है वो इसकी आवाज उठाता है और उसके हक में अगर फैसला आता है तो किस तरह की चीजें उसके फेवर में होती है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इस जो ये कानून जो बनाया गया है, प्रिवेंशन पे कानून बनाया गया है कि मतलब जो घटना हुई है वो ये कानून मेक श्योर करता है कि घटना आगे ना हो। सबसे बड़ा इसका यही है कि पहले तो निश्चित किया जाता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है, ये पता चलता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो आगे ना हो, उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि आगे आप इस तरह का कोई भी एक्ट नहीं करेंगे जिससे किसी के साथ प्रॉब्लम हो। फिर भी अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और ऐसी हिंसा दोबारा करता है तो इसमें कोर्ट के पास पावर है कि वो FIR रजिस्टर्ड केस में ऑर्डर दे सकती है और उसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड हो जाती है और कानूनी कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। चलिए ठीक है। कैलाश महाराष्ट्र से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। जी कैलाश जी, क्या सवाल है आपका? कैलाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, सवाल पूछिए और आपसे अनुरोध है कि टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और फोन पे ही आवाज सुन के आप अपना सवाल रखिए। सवाल पूछिए। हाँ सर, पहुंच रही है सर। ठीक है, सवाल पूछिए। ठीक है सर। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए कैलाश जी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं 97 का रजिस्टर्ड सर्किट प्रैक्टिशनर हूँ। मुंबई में पहले रहता था, वहाँ पे IT ATM करके पुलिस का बड़ा ऑफिसर है, तो माइक्रोवेव क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थेरेपी के थ्रू मेरे को टॉर्चरिंग करता है। पुलिस का बड़ा ऑफिसर है, तो माइक्रोवेव क्रिमिनल चलिए, ये बड़ी दिक्कत है। बार बार हम ये बात रखते हैं दर्शकों को कि टीवी का वॉल्यूम कम रखें, तो नहीं तो इस तरह की तकनीकी दिक्कत आती है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी। घरेलू हिंसा पर हमने तमाम बातें रखी। हमारे साथ कुलदीप जी थे जो इसके सारे पहलुओं को उन्होंने सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी, इन तमाम पहलुओं को सामने रखने के लिए, बताने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इनके ज़रिए कहीं ना कहीं दर्शकों को एक जो है सुविधा और सहायता मिली होगी। तो इस तरह के तमाम चीज़ों को हम अपने इस प्रोग्राम में हर बार नए एक किसी सवाल के साथ उठते हैं और लेकर आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने इसके तमाम पहलुओं को आपके सामने रखा। कुलदीप जी हमारे साथ बने हुए थे, तमाम बातें उन्होंने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप जी। तो ये आज का प्रोग्राम फिलहाल इतना है। इसके अलावा कल फिर किसी और मुद्दे के साथ हम इसमें हाजिर होंगे। हमारी कोशिश रहती है कि इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की टीम इन तमाम पहलुओं को, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, कानून से जुड़ी हुई पेचीदगियां हैं, उसको सरल तरीके से, आसान तरीके से आपके सामने रखें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।